पहल क्लासेस वीएनएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज कौटिल्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि जानते हैं, कौटिल्य यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में और साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी और अदर एग्ज़ाम्स में भी ये शामिल हैं। तो जैसा कि कौटिल्य के बारे में बात करें हम लोग, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इनको भारत का मैकियावेली कहे हैं। इनको मतलब मैकियावेली से इनकी तुलना की है, क्योंकि जैसे मैकियावेली ने धर्म को राजनीति से अलग किया था, ठीक उसी प्रकार कौटिल्य ने भी धर्म और राजनीति की पृथकता की बात किए हुए हैं। साथ ही साथ जैसे मैकियावेली ने अपनी प्रिंस में शासन कला के बारे में विचार दिया है, ठीक उसी प्रकार कौटिल्य ने भी अपनी बुक अर्थशास्त्र में शासन कला के साथ साथ अन्य विषयों पर भी बात की हुई है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कौटिल्य के सबसे पहले जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। कौटिल्य को हम कई नामों से जानते हैं, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इनके पिता का नाम चड़क था, जिसकी वजह से इनको चाणक्य कहा जाता है, और कुटिल वंश में जन्म लेने के कारण इनको कौटिल्य कहा जाता है। ये जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के प्रधान मंत्री थे, और साथ ही साथ देखिए जैसे कहा जाता है कि जो नंद वंश के संस्थापक थे वो उन्होंने कौटिल्य की अपमान किया था, जिसकी वजह से इन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब तक मैं नंद वंश का समूल विनाश नहीं कर लूँ तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ठीक है, तो फिर आइए देखते हैं। इन्होंने अपनी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नॉर्मली देखा जाए तो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स जाना जाता है, लेकिन इनके अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब है ऐसी भूमि जहाँ पर मनुष्य बसे हों, ऐसी भूमि जहाँ पर मनुष्य बसे हुए हों, मनुष्य बसे हुए हों। और अर्थशास्त्र का मतलब हो गया कि वो राजनीति से रिलेटेड, अर्थशास्त्र का मतलब हुआ कि ऐसी संहिता है जो भूमि अर्जित करने और उसको वृद्धि करने से संबंधित है, जो भूमि को अर्जित करने और उसमें वृद्धि करने से है। अर्थशास्त्र इनकी इतनी इम्पॉर्टेंट रचना है जिसमें आप देखेंगे तो ये इसमें कई चीज़ों का वर्णन है। अर्थशास्त्र में देखिए तो 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक और इसमें इन्होंने 9 प्रकार के गुप्तचर, 9 प्रकार के गुप्तचर सत्रह प्रकार के कानून, 18 प्रकार के प्रशासनिक विभाग, 40 प्रकार के भ्रष्टाचार, 34 प्रकार की सरकार की संख्या, और इसमें
4 प्रकार की इन्होंने शिक्षा की बात की है जो राजा के लिए जरूरी है। जैसा माना जाता है, इनका कथन है कि जिस वंश के राजकुमार शिक्षित नहीं होंगे वो उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा जिस प्रकार एक घुनी हुई लकड़ी। तो ये रहा हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक सबक रूप में हम लोग देख सकते हैं कि 15 प्रकार के अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक है इसमें। गुप्तचर की व्यवस्था भी इन्होंने इसमें की है। 17 प्रकार के कानून के बारे में बताया है। 18 प्रशासनिक विभाग, 40 प्रकार के भ्रष्टाचार, 34 प्रकार की संख्या सरकार की संख्या है और 4 प्रकार की शिक्षा की बात किए हैं। कौटिल्य को अगर हम लोग देखें तो जैसा कि हम लोग देखें कि ये कहते हैं कि ठीक किसी भी राज्य का नाश उसी प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार एक घुनी हुई लकड़ी का हो जाता है। तो इसमें इन्होंने शिक्षा की बात 4 प्रकार की शिक्षा कही है, जिसमें है आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आन्वीक्षिकी में वो बताते हैं कि इसमें दर्शन और योग की शिक्षा समाहित है। त्रयी में ये तीनों वेदों के ज्ञान की बात किए हुए हैं। वार्ता में ये व्यापार और पशुपालन से रिलेटेड ज्ञान की बात किए हुए हैं। और दंड नीति ये इन तीनों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी, जिसमें वो दंड नीति के भी उद्देश्य बताए हुए हैं। तो दंड नीति का उद्देश्य हम लोग देखते हैं। दंड नीति के उद्देश्य, जिसमें वो 4 बताए हैं। अलब्ध की प्राप्ति, लब्ध का परिरक्षण, संरक्षण का विवर्धन और विवर्धित का सुपात्रों में विभाजन। सुपात्रों में विभाजन। वो ज्ञान में 3 चीजों को रखें, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और चौथा था इनका दंड नीति। दंड नीति का उद्देश्य ये है कि जिसमें वो 4 प्रकार के उद्देश्य बताएं। अलब्ध की प्राप्ति मतलब जो प्राप्त नहीं किया जा सका है उसको हम प्राप्त करें। दूसरा, लब्ध का परिरक्षण मतलब जो प्राप्त कर लिए हैं उसका संरक्षण करें, मतलब जो मिला है उसको हम सुरक्षित रखें। और संरक्षण का विवर्धन, जिसका संरक्षण किया गया है उसको और बढ़ाएं। और साथ ही साथ चौथा है विवर्धित का सुपात्रों में विभाजन, मतलब जो हम बढ़ाए हैं उसका जिस योग्य लोग हैं उनको हम विभाजित करें, मतलब बांटें। इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं कि ये इसमें लोक कल्याणकारी के साथ साथ ये वितरणात्मक न्याय की भी बात किए हुए हैं कौटिल्य अपनी दंड नीति में। तो अब हम लोग देख लेते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, जिसमें आप देखेंगे कौटिल्य वैसे तो एक राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है, लेकिन यह लोक कल्याणकारी राज्य की भी बात किया हुआ है, जिससे आप देखेंगे तो कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि वो किस प्रकार के राजतंत्र की बात किया है, तो ये सीमित राजतंत्र की बात करता है। कौटिल्य के जो राज्य है, कौटिल्य का जो राज्य है वो सप्तांग सिद्धांत पर आधारित है, मतलब वो राज्य को एक शरीर की भांति मतलब सावयवी मानता है। जिस प्रकार आप देखेंगे कि अभी तक जो
मनु को आप लोग अध्ययन किए होंगे तो पता चला होगा कि वो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत मानते हैं, जबकि ये जो हमारे हॉब्स लॉक रूसो हैं, समझौतावादी विचारक हैं, उन्हीं की तरह ये भी समझौता सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति समझौते सिद्धांत के माध्यम से हुई है। जैसा ये कौटिल्य का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए हुई है। जैसे आप देखेंगे तो ये कहते हैं कि राज्य में अराजकता व्याप्त थी, मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खाए जाया करती थी, जिसकी समाप्ति के लिए ये राज्य की उत्पत्ति किए, लोग आपस में मिलकर समझौता किए और राज्य का निर्माण किए हुए हैं। तो इसमें सप्तांग सिद्धांत में उन्होंने 7 अंगों की बात की है, जिसमें से है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और 7वां अंग है मित्र। इन्होंने इन अंगों को शरीर के अंगों से तुलना की है, जिसमें आप देखेंगे स्वामी को वो, स्वामी मतलब राजा होता है, इसको वो सिर से तुलना किए हुए हैं। अमात्य आँख, जनपद जांघ, दुर्ग को वो बाह से तुलना किए हुए हैं, दंड मस्तिष्क, कोष मुख और मित्र मतलब कान, इन अंगों से ये तुलना किए हुए हैं। जैसे मनु को आप पढ़ेंगे तो जनपद को वो पुर कहते हैं और दंड को सेना जैसा शब्द प्रयोग किए हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पर जनपद और जांघ के लिए, दंड के लिए मस्तिष्क का प्रयोग किए हुए हैं। राजा एक कौटिल्य राजा को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक गुणों से युक्त मानते थे, जिसकी वजह से वो राजा में 4 गुण की बात किए हुए हैं। राजा में चार गुण होने चाहिए, जिसमें है आभिगामिक, राजा में 4 गुण, आभिगामिक, प्रज्ञा, उत्साह, आत्मसम्मत। जिसमें राजा में उन्होंने 4 गुण की बात की है। आभिगामिक का मतलब दानी और विनयशील राजा होना चाहिए। प्रज्ञा का मतलब उसके अंतर्गत विवेक और तर्कशील का गुण होना चाहिए। उत्साह का मतलब वो साहसी और निपुण हो, और आत्मसम्मत का मतलब उसके अंतर्गत आत्मसंयम और त्याग की भावना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने राजा में 4 प्रकार के गुण की बात की हुई है, और साथ ही साथ वो राजा के कर्तव्य की भी बात किए हुए हैं। राजा के कर्तव्य, इसी वजह से कौटिल्य का राजा निरंकुश राजा नहीं होता है, क्योंकि ये कहते हैं कि जथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा उसकी प्रजा भी वैसी ही होगी। तो इसमें ये कहते हैं प्रजाजनों का कल्याण, कल्याण करना चाहिए राजा को, उनके लिए शांति व्यवस्था स्थापित करना, शांति और व्यवस्था स्थापित करना,
राजा को संयम बरतना चाहिए। संयम बरतना चाहिए और राजा को विधायी, न्यायिक, विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक कर्तव्य भी बताते हैं। राजा के लिए विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक कर्तव्य की बात भी किए हुए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने राजा के लिए भी कुछ कर्तव्य निश्चित कर दिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि इनका यहीं पर लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण सामने आता है। अब उसके बाद है दूसरा अंग। ये तो रहा पहले अंग की बात, जिसकी तुलना वो सिर से किए हुए हैं। अब दूसरा अंग है अमात्य, जिसकी तुलना वो किससे किए हुए हैं? आंख से। राजा मंत्री परिषद की, कौटिल्य जो है वो मंत्री परिषद के महत्व को स्वीकारते हैं और कहते हैं कि राजा कोई भी निर्णय स्वयं नहीं लेगा, बल्कि मंत्री परिषद की सहायता से लेगा, जिसमें वो कहते हैं कि कम से कम 7 या 8 मंत्री होने चाहिए। और उन्होंने मंत्रियों के लिए, जो कि अमात्य है और मंत्री है, जैसे कि वो अमात्य और मंत्री की भी बात की है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्थान वो मंत्री को प्रदान करते हैं। और इन सभी के लिए वो गुणों की भी बात किए हुए हैं कई। और साथ ही साथ देखिए तो इनके प्रशासनिक व्यवस्था में हम कई प्रकार के अधिकारियों को देखेंगे, जैसा कि कोषाध्यक्ष के लिए ये अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों के लिए इन्होंने अलग अलग नाम प्रदान किया हुआ है। जैसे कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहते हैं। कोषाध्यक्ष सन्निधाता। मुद्रा की जांच पड़ताल करने वाले को रूपदर्शक। और युद्ध तथा शांति में शांति कायम करने वाले अधिकारी को प्रादिवाक। सेनाध्यक्ष को सेनापति ही कहते हैं। और आप देखेंगे उसमें लेखाधिकारी, जो आज के समय में कहा जाता है, उसको महापक्षपातालिक। आज के समय में जिसे हम लेखाधिकारी कहते हैं, महापक्षपातालिक। महापक्षपातालिक ये बताते हैं। जैसे कि कौटिल्य को देखें तो वो कहते हैं कि रूपदर्शक जो है, मुद्रा की जांच पड़ताल करने वाले को इस वजह से रखे हैं क्योंकि इनका मानना है कि जैसा उन्होंने भ्रष्टाचार के 40 प्रकार बताए ही हैं, तो इनका मानना है, इनका कथन है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के जीभ पर शहद या विष रखा जाए और वो उसका स्वाद लिए बिना न रह पाए, ठीक उसी प्रकार कि किसी अर्थ से रिलेटेड, मतलब अर्थाधिकारी शब्द वो यूज़ करते हैं, कहते हैं अर्थ से रिलेटेड जो भी अधिकारी है वो मुद्रा का गबन न करे, ये असंभव है।
और कई बताते हैं, कैसे कहते हैं कि जैसे ही हम आकाश में उड़ती हुई चिड़िया की गतिविधि का पता लगाना तो संभव है, लेकिन धन का गबन करने वाले व्यक्ति की गतिविधियों का पता लगाना असंभव है। इस वजह से वो आप देखेंगे कई जगहों पर गुप्तचर की भी व्यवस्था किए हैं। 9 प्रकार के गुप्तचर की बात की है। अब हम लोग आते हैं तीसरे अंग पे, जनपद। इसकी तुलना वो जांग से किए हुए हैं। जनपद जो है ये एक प्रशासनिक इकाई है जिसमें वो कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 गांवों को रखते हैं, और साथ इसमें वो अलग अलग ग्रामों समूहों को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे 800 गांवों के समूह को स्थानीय, 400 गांवों के समूह को दो 200 गांवों के समूह को और 10 गांवों के समूह को रखते हैं वो। द्रोड़मुख कहते हैं। दो 200 गांवों के समूह को खारवटिक और 10 गांवों के समूह को संग्रहण। जनपद जो है प्रशासनिक इकाई है, उसके लिए इन्होंने कई गांवों के समूह को बांटा है, जिसमें 800 गांवों के समूह को वो स्थानीय, 400 गांवों के समूह को द्रोड़मुख और 200 गांवों के समूह को खारवटिक और 10 गांवों के समूह को संग्रहण कहते हैं। और सीमा विवाद, अगर कोई गांवों के बीच सीमा विवाद होता तो उनके गांव के सीमा विवाद को निपटाने के लिए वो एक पद रखे हुए थे जिसको पंचग्रामिक कहा जाता था। सीमा विवाद से समस्याओं को सुलझाने के लिए पंचग्रामिक हुआ करता था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अंग। जनपद के बाद आता है दुर्ग, जिसकी तुलना वो बाह से किए हुए हैं। दुर्ग, बाह। दुर्ग जो जनपद है उसके रक्षा के लिए वो अलग अलग दुर्ग की स्थापना किए हुए हैं, जिसमें 4 प्रकार के दुर्ग की बात किए हैं वो। धानवन, औद्रिक, वन और पार्वत। धानवन में वो रखते हैं जो स्थान पूरी तरीके से मरुस्थल से घिरा हुआ हो। मरुस्थल से घिरे हुए क्षेत्र को धानवन कहते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में जल की कमी होती है, और औद्रिक में भी पानी से घिरे हुए क्षेत्र को औद्रिक, घिरे हुए क्षेत्र को औद्रिक। वन जो है वो बीहड़ जंगल से घिरे हुए क्षेत्र को बताते हैं कि वो वन दुर्ग है, कांटेदार वृक्षों से
जंगल और कांटेदार वृक्ष। घिरे हुए क्षेत्र को वो वन दुर्ग बताते हैं। और पार्वत वो है जो चट्टानों और कंदराओं के बीच हो। चट्टानों और कंदराओं मतलब गुफाओं के बीच हो। वो जनपद की रक्षा के लिए 4 प्रकार के दुर्ग की स्थापना किए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं धानवन, औद्रिक, वन और पार्वत दुर्ग है। ये जनपद की सीमाओं की रक्षा के लिए स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अंग के बारे में, कोस। जिसकी तुलना वो मुख से किए हैं। कौटिल्य कहते हैं कि कोई भी उद्यम हो वो वित्त पर निर्भर करते हैं, इस वजह से वो कोष को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसमें वो कोष की प्राप्ति के लिए अपने कुछ चीज़ें रखे हैं, मतलब जिससे राज्य की संचालन किया जा सके। जैसा कि वो राज्य की स्थापना ही इस वजह से किए थे कि जो वहाँ की जनता है वो अन्न का 6वां भाग और व्यापार का 10वां भाग राजा को देगी और बदले में राजा उनकी सुरक्षा और शांति कायम स्थापना करेगा। इसलिए उसने कोष की व्यवस्था की। कोष को भरने के लिए उन्होंने टैक्स जो कि कर की व्यवस्था की है, जिसमें वो 3 प्रकार की कर की बात की है, परिपुष्ट, दुर्लभ और कर मुक्ति। तीन प्रकार के वो कर की व्यवस्था की है, जिसमें परिपुष्ट में ये धन की प्राप्ति, उद्योगों और व्यापार पे कर आरोपण करने से संबंधित हैं। दुर्लभ में वो उन वस्तुओं को रखते हैं जो दुर्लभ होती हैं, उन पर वो करारोपण से मुक्त करते हैं, इन चीज़ों पे कर नहीं लगाते हैं। कर मुक्ति में वो 2-3 चीज़ों जैसे दान हो गया, संस्कार हो गया, व्रत हो गया, इन सभी को वो कर मुक्त करते हैं, इन सब पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता। फिर उसके बाद हम अगले अंग की बात करते हैं, जिसकी तुलना वो मस्तिष्क से किए हुए हैं। कौटिल्य का जो दंड व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। जिस प्रकार के वर्ण हुआ करते थे, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस हिसाब से इन्होंने अपनी दंड व्यवस्था को रखा है, जिसमें वो दैहिक दंड, आर्थिक दंड और अधिक दंड, काहे के अधिक दंड की बात किए हैं। दैहिक दंड में वो शारीरिक रूप से मारना पीटना उन सब से है। आर्थिक दंड में उन पे कुछ अर्थ से रिलेटेड दंड के प्रावधान है, जिसमें जुर्माना लगाया जाता अर्थ से। काहिक में मतलब उनको बातचीत के माध्यम से धिक्कार कर, मतलब धिक्कार कर उनको दंड दिए जाने की भी वो बात किए हुए हैं। लास्ट अंग है मित्र। मित्र की तुलना वो कान से किए हैं। मित्र को इस वजह से महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि विपत्तियों में साथ देने के लिए और वैदेशिक संबंधों की स्थापना के लिए कौटिल्य मित्र की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की बात किए हैं। अगले वीडियो में हम कौटिल्य की 60 गुण नीति और मंडल सिद्धांत की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।